नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मुंबई दौरा, एमएलसी चुनाव में शानदार जीत के साथ हुआ जोरदार स्वागत। पीएम ने 29,400 करोड़ की दी सौगात। जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा। बोले, जेल में तेजी से घट रहा है केजरीवाल का वजन, बीजेपी ने बताया नया ड्रामा। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर, 11 पर इंडिया अलायंस को जीत, बीजेपी के हिस्से में आई 2 सीटें। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, उपराज्यपाल की शक्तियों में किया इजाफा, विपक्ष का विरोध हुआ तेज। उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता हुआ साफ, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, अक्टूबर में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज पीएम मोदी मुंबई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 29,400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज एनडीए ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत एमएलसी चुनाव में जीत के साथ किया। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में काफी खास, क्योंकि अब से कुछ महीनों बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी ने बता दिया कि राज्य के विकास के लिए एनडीए सरकार कितनी जरूरी। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने जिन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है उसके तय समय में पूरा करने की घोषणा भी कर दी, क्योंकि एनडीए का टारगेट अब विधानसभा चुनाव है। तो जिस तरह से पीएम मोदी पहुंचे हैं और एमएलसी चुनाव के नतीजे आए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जहां अब चुनाव की घोषणा होगी, जहां चुनाव होने वाले हैं, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार होना जरूरी है। और अगर इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो ये समझिए कि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा दबाव, बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। हरियाणा की स्थिति ठीक नहीं है, महाराष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं है, और जिस हिसाब से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया और वहां जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीडरलेस पार्टी चल रही है, वहां कोई लीडर आपने अभी तक खड़ा नहीं किया कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हेमंत सोरेन को चैलेंज करेगा। ये मुसीबतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी फिर अगर अपने आप को हर जगह इस्तेमाल करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होगी, तो ये स्ट्रेटजी बहुत सारे राज्यों में काम नहीं कर रही। ये स्ट्रेटजी वहां ज्यादा काम करती है जहां आपके पास स्टेट में एक लोकप्रिय लीडर हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप प्रोजेक्ट करें कि यही व्यक्ति राज्य को आगे लेकर के जाएगा। आपके पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसा चेहरा है, उसको फ्री हैंड देने की आवश्यकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये हर चुनाव में ये ढर्रा सा बना हुआ है कि जहां भी राज्य के चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां सौगात देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये हर बार हर जगह हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पे आप जीतते हैं, कहीं पे आप हारते हैं, तो हार के कारण क्या है वो भी समझना चाहिए, जीतते किस वजह से है वो भी समझना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही बात एमएलसी चुनाव के नतीजे, वो पहले से ही मालूम है। वहां बहुत ही फ्लूइड सिस्टम है। वहां जो अपने आप को चाणक्य कह रहे थे वही हार गए। बताइए, शरद पवार अपना ही उम्मीदवार नहीं जिता पाए और भारतीय जनता पार्टी, शिंदे और अजित पवार एक ज्यादा, जो इनके पास तो 8 आने थे, लेकिन फिर भी आपने एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा करके आपने 6-7 कांग्रेस पार्टी के जो तोड़ करके आपने कर लिया। ये सारी चीजें आपको बूस्ट करेंगी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए या चुनाव के ऊपर इस एमएलसी के चुनाव का कोई असर नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो अभी फोकस
इन 3 राज्यों पे होना जरूरी है। और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ये जो योजनाएं परियोजनाओं की जो घोषणा की जाती है इतने करोड़, ये इट इज एन आइसिंग ऑन द केक। लेकिन आइसिंग तो तब जब केक होगा, तो पहले केक बनाने की आवश्यकता है। और मोदी के बाद अब बात केजरीवाल की। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फिर से तबीयत बिगड़ी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 21 मार्च से अब तक सीएम के वजन में 8.5 किलो की कमी आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 बार शुगर लेवल कम हुआ है। ऐसे हालात में कोमा में जाने की आशंका है। वहीं संजय सिंह ने ईडी और सीबीआई पर भी निशाना साधा और कहा कि कानून और नियमों को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर ईडी ने स्टे लिया था, और जब ऐसी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, तो उससे पहले सीबीआई ने मनगढ़ंत केस बनाया है ताकि केजरीवाल के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके। तो क्या ये ड्रामा है नया? देखिए, जब भी बेल मिलने का समय आता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होना है, ये लोग रोने लगते हैं। वेट घट गया, वेट घट गया। पिछली बार भी तिहाड़ जेल की तरफ से बताया गया था कि कोई वेट नहीं बढ़ा है, कोई जैसा थे वैसे ही आए। अब दिक्कत क्या है? अब सुनवाई होनी है, पहले से ही ड्रामा शुरू कर दो। यही काम आप कर रहे थे। वेट घट गया, वेट घट गया, वेट घट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 21 दिन दी कि भाई आप कैंपेन कर लो। इंटरिम रिलीफ मिला था, उसके बाद आपने क्या किया? आपको फिर डॉक्टर नहीं दिखाया गया, तब तबीयत ठीक थी। 45 डिग्री में आप बाहर कैंपेन कर रहे थे, उस समय बिल्कुल स्वस्थ थे। और जैसे ही फिर जेल जाने की बारी आई, फिर यही ड्रामा शुरू कर दिया इन लोगों ने। भाई आप देखिए कि ये बार बार ये कहानी, भाई अकेले व्यक्ति है क्या ये? अकेले व्यक्ति है क्या ये इस तरह से जिनको, और ये जब भी कोई कोर्ट में मसला आता है तो वो एक कहानी आपने सुनेंगे, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। हालांकि केजरीवाल स्वस्थ रहे, वो हम लोग की कामना है। किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, और स्वास्थ्य अगर खराब है तो इमीडिएट उनका इलाज भी होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो हर चीज के ऊपर राजनीति करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग निहायत ही 3rd ग्रेड के झूठे व्यक्ति लोग हैं। आपको याद होगा कि ये मसाज करते हुए पकड़ाया था सत्येंद्र जैन, यही मनीष सिसोदिया जेल में सड़ा हुआ है, यही संजय सिंह। ये लोग इसी तरह का भाषण दे रहे थे कि कितनी गलत बात है, किसी आदमी की बीमारी को लेकर के आप लोग जो तमाशा कर रहे हैं, बड़ा अमानवीय है। और ये शहंशाह को मनीष सिसोदिया, वो तो एक चिट लेकर के आ गया। देखिए, डॉक्टर दिखाया नहीं किसी को, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आ गया कि ये देखिए उनको जो है फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर ने कहा है, फिजियोथेरेपी चल रही है। इतने झूठे लोग। क्यों झूठ? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, ये एक कैदी था। अपनी ही नाबालिग बेटी के रेप में वो जेल के अंदर था, उससे जबरदस्ती मालिश करवाया जाए। रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया इन लोगों ने। तो आप ये समझिए कि कितने घिनौने किस्म के लोग हैं। इन लोगों की राजनीति से बदबू आती है। और अगली खबर में बात उपचुनाव में हुए बड़े उलटफेर की। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4 सीटें और यहां पर टीएमसी ने भी 4, बीजेपी ने 2, आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती है। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर आरजेडी की बीमा भारती को करारी हार नसीब हुई। उपचुनाव के नतीजों से इंडिया अलायंस काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरह से आरजेडी को हार मिली है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बिहार में आरजेडी पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है? क्या वाकई में जो ये चुनाव के नतीजे आए हैं हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन क्या इंडिया अलायंस को खुश होना चाहिए? देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं है। पहली बात समझ लीजिए कि अब तक जितने भी उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब उपचुनाव में इतनी सीटों के ऊपर चुनाव हो कि सरकार के ऊपर कुछ असर हो। इसलिए आपने देखा, भाई चुनाव हो रहा है, कोई प्रचार के लिए गया? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा करे, भाई उपचुनाव में ये हो गया। भाई प्रचार के लिए आप गई थी? राहुल गांधी गए थे, अमित शाह गए थे, मोदी गए थे? नहीं जाते कोई।
तो जनरल ट्रेंड यही है कि जिसकी सरकार होती है वो जीत जाता है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट हैविंग सेड दिस, 3-4 चीजें जो समझने की है। ये उपचुनाव हिमाचल में इंपॉर्टेंट था, 3 सीट थी, और अगर कांग्रेस पार्टी हार गई होती तो फिर सुक्खू साहब की सरकार खतरे पे आ जाती। उनकी पत्नी भी लड़ रही थी, वो भी जीती, तो कांग्रेस पार्टी तीनों की तीनों सीटें वहां जीत गई। मतलब ट्रेंड चलता रहा, मतलब सुक्खू सरकार अब बच गई। भारतीय जनता पार्टी वहां जो खेल करना चाह रही थी वो खेल नहीं कर पाएगी, ये मसला वहां का गया। बंगाल में 4 की 4 सीटें टीएमसी जीत गई। भाई 4 की 4 सीटें टीएमसी जीत गई तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इसलिए नहीं कि चुनाव वो जीत गई तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें सीखने की आवश्यकता ये है कि इस चुनाव में भी जो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट था, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों की पिटाई की गई, आपने क्या किया, ये भी सोचने वाली बात है। आपने बिहार के बारे में कहा, बिहार में ये जो दिल्ली में बैठा हुआ लेफ्ट लिबरल कबाल, ओ तेजस्वी तो अब मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। भाई 2 जगह सीट चुनाव हुए, नहीं कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? एक जेडीयू जीत गई और एक बीमा भारती, जिसके लिए एड़ी चोटी एक किया था लोकसभा में, 3-3 दिनों तक तेजस्वी यादव बीमा भारती को जिताने के लिए वो वहां पूर्णिया में मौजूद थे, 3rd पोजीशन। अब एमएलए वाले में भी 3rd पोजीशन पे। तो ये बात अपने आप में एक संकेत है कि तेजस्वी यादव का जो हवा दिल्ली में क्रिएट किया गया, उस हवा में कोई दम बिल्कुल नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। वैसे केंद्र सरकार के इस कदम का विपक्ष ने विरोध तेज कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर एलजी की ताकत में इजाफा किया गया है, क्या संकेत है? क्या इन्हें आने वाले चुनावों से जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, इसका मतलब है कि चुनाव होने वाले हैं और इसलिए कुछ एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। अब 2-3 चीजें जिसे समझना जरूरी है। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है पता नहीं, हिंदुस्तान में संसद में क्या होता है आपके सामने है, लेकिन एज ए नेशनलिस्ट, एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस पूरे मसले को बहुत ही सीरियसली समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए है कि वहां पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां ये लोग पाकिस्तान का झंडा उठाना चाहते हैं। देयर शेयर लॉजिक इज कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए हमारी मर्जी से यहां काम होगा, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं। यही वहां के सेसेशनिस्ट लोगों की राय है कि यहां पे मुसलमान बहुल इलाका है, यहां पे बाहरी नहीं आ सकते, हिंदू सेटल नहीं कर सकते, यहां बाहरी कुछ, भाई देश के अंदर अंदर बाहरी क्या होता है? कल बंगाल में ये बात होने लग जाए, कल केरल में होने लग जाए, बिहार में होने लग जाए। एक बात समझने की, ये विपक्ष जो है ये खामखा ये भाव भाव कर रहे हैं ये लोग। सेकुलरिज्म का टेस्ट अगर कहीं इस देश के अंदर होना है तो वो कश्मीर है। हम सर्वधर्म संभाव के रूप में रहते हैं, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर एक जगह एक साथ रह सकते, यही तो सेकुलरिज्म है। और कश्मीर में यह फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, कश्मीर में यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहां शरिया का कानून चलेगा। आप वहां मंदिर नहीं बनने दोगे, वहां हिंदुओं को सेटल नहीं करने दोगे, हिंदुओं को नौकरी नहीं दोगे। और इसीलिए
ये 370 को हटाया गया। वहां रिजर्वेशन भी नहीं था, वहां कुछ नहीं था। गरीबों के लिए जो बाकी देश में जो कानून चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो वहां पे लागू नहीं होती थी। भाई क्यों नहीं? तो अब 370 हटा है, पूरी दुनिया की नजर है वहां पे, और वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहते कि भाई पाकिस्तान से बात करो, ये पाकिस्तान से बात करो। भाई पाकिस्तान से क्यों बात करना है? और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पे जब इनकी सरकारें बनती है, ये सिर्फ वहां पे चोरी करते हैं, लूट मचाते हैं। इन लोगों का धंधा हो गया है। एक बात छुपी हुई नहीं है, जो पैसा जाता है सब मिल बांट करके चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो इसको तो रोकना होगा। उसके कैसे रोकेंगे? कोई गुंडागर्दी तो है नहीं, संवैधानिक व्यवस्थाएं बदलनी होगी। अभी देखिए जैसे कैसे दिल्ली में आप डेमोक्रेसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ये है वो, दे दे पुलिस, गलत फैसला देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये केजरीवाल की पुलिस जो है इनको ही गिरफ्तार करके अंदर डाल देगी। इस तरह का सिस्टम चाहिए हमें। वो नाजुक सिस्टम है, लोगों का मन बदल रहा है, लोगों का विकास पहुंच रहा है, वहां बिजली जा रही है, पानी जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, जो धीरे धीरे कैसे उस इलाके में जो ऑलरेडी हिंदुस्तान से एलिनेटेड है उसको मुख्य धारा में वापस लाए। उसके लिए तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना होगा। घर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो पिताजी या घर के गार्जियन जो है घर में एक अलग अलग तरह की सिस्टम को बदलते हैं। वही बदलाव हो रहा है। इनको मिर्ची लग रही है कि हमको भीख मांगनी पड़ेगी तो ये करना। भाई क्या चाहिए? आप लोगों के हवाले छोड़ दे तो आप अलग देश बना लो, यही आपकी इच्छा है। क्या ये इच्छा पूरी कर दी जाए? ये इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर कश्मीर में इस तरह की बातें होंगी तो कल बिहार में बोल देंगे हिंदू कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे हिंदू बहुल इलाका है, मुसलमानों को बाहर करो। फिर कहां जाओगे? फिर क्या करोगे? तो ये बेकार की बातें। और ये पॉलिटिकल पार्टीज ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कि भाई चलो भाई इसमें खुश हो जाएंगे, उसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, ये बिल्कुल इसको कह सकते हैं ना कोल्हू के बैल की तरह, जिनको सिर्फ ये सामने का चुनाव नजर आता है, उसी तरीके से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात उत्तराखंड की। यूसीसी बिल अक्टूबर में लागू हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की अनुसंधान रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बिल को इस साल के आखिर तक लागू किया जाएगा और यूसीसी बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, लिव इन रिलेशनशिप के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। खबरों की माने तो अक्टूबर में इसे पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। तो अब उत्तराखंड से ही निकलेगा पूरे देश में यूसीसी लागू करने का रास्ता। देखिए ये उत्तराखंड का विषय नहीं है। मुझे तो ये, हालांकि धामी साहब ने ये प्रॉमिस किया था और वो उसको लागू कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया? वही शाहबानो पार्ट 2 अब जो है दोहराया जा रहा है। ये जमीयत उलमा हिंद वो कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे कोर्ट, ये शरिया कानून के अंदर दखलंदाजी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया। दिक्कत क्या है कि एट सम पॉइंट आपको तय करना पड़ेगा। जो लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, वो लाल काला डायरी लेकर के घूमता रहता है, कहता है भाई संविधान है, तो खोल के उनको पढ़ना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में कि यूसीसी चाहिए। अब उत्तराखंड में लगेगा तो किसी और जगह पे लगेगा, किसी और, ये काम करने के लिए है। आप लागू करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा मसला। अभी इतना आसान नहीं है। व्हाट ही हैज सेड, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उन्होंने अपना इंटेंट बताया। अभी कपिल सिब्बल एक्शन में आए कहां है? अभी मनु सिंह भी एक्शन में आया कहां है? अभी इसको चैलेंज कर दिया जाएगा? अभी इसको चलने नहीं दिया जाएगा? देश में शरिया का कानून लगवाना है, लेकिन उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचना है। ये वोट बैंक का खेल है ना। उन लोगों को जो कहे भाई कि खून लग गया है कि भाई आप ट्रिपल तलाक का कानून हटा दो, महिलाओं को घर दे दो, महिलाओं को गैस दे दो, लेकिन चुनाव के समय मौलवी मौलाना जाकर के कह देंगे कि भाई इस्लाम खतरे पे है।
और ये जो है खटाखट 1 लाख रुपया देंगे तो वोट बैंक जो है कहीं टूटता नहीं है। दिस इज व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम 2024 इलेक्शंस कि मोदी को करना है जितना करने दो मुस्लिम समाज के लिए। ऐतिहासिक तरीके से आपने वजीफा दिया, आपने स्कॉलरशिप दी, आपने घर दिए, सब कुछ दिए, लेकिन चुनाव के समय वहां जाकर के हल्ला कर देंगे सिर्फ, तो वो वोट बैंक हिलता डुलता। दिस इज व्हाट दे हैव लर्न। और इसीलिए आप कितना भी ये कहेंगे भाई देखिए सिर्फ भाई यूसीसी से फायदा किसको होगा? मुस्लिम महिलाओं को होगा। भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जाए कि आपकी बेटी का शौहर 4 शादी कर ले और आपकी बेटी को तलाक दे दे, वो सही है? वो चाहते हो जीवन में या गलत है? जो चीज आप अपने परिवार, अपनी बेटी के लिए नहीं चाहते, अपनी बहन के लिए नहीं चाहते, वो दूसरे को लिए कैसे चाह सकते हो तुम? इसका मतलब है राजनीति का स्तर देखिए क्या चला गया है। तो ये तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे प्रॉमिस किया था, वो अपने प्रॉमिस को जो है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, क्या कीजिएगा? कभी कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, ये सब लोग अभी देखिए एक्शन में आएंगे। अभी साबानो वाला हुआ है, उसको चैलेंज किया जाएगा अभी कि भाई तलाक देकर के, पहले क्या तलाक देकर के लड़कियों को बाहर से, घर से बाहर कर दिया, बच्चा बुतरू लेके जाओ, तुम भागो यहां से, हो गया तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए मौलवी मौलाना सारे लोग आ गए मैदान में, सारे लोग आ गए मैदान में कि नहीं ये तो शरिया कानून के साथ छेड़खानी है। तो ये अभी घोषणा हुई है, लेकिन अभी इसको चैलेंज किया जाएगा। अभी बहुत लीगल बैटल जो है आगे बाकी है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।